वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बेसिक्स पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, मतलब जो इसका सिलेबस है उसमें उन सब पे ज़्यादा फोकस है। और केमिकल फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंटरेक्शंस के लिए, इंटरेक्शंस में जो केमिकल फोर्सेस काम करती हैं उसके बारे में बात की गई है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिलेबस देख लीजिए एक बार इसका। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन डर वाल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं, इफेक्ट जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉलिबिलिटी पे, और इसके लेटिस एनर्जी क्या होती है, उसका सॉलिबिलिटी से क्या लेना देना होता है, इन सब के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है इस चैप्टर में। तो हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जितना भी टॉपिक है ये मैक्सिमम टॉपिक आपने 11th-12th की बेसिक केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारी केमिस्ट्री बहुत बेसिक है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। थ्योरी पार्ट तो हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इनमें से चार ऑप्शन है आपके पास, PS3, HF, H2S और सिलेन इसका नाम होता है, सिलिकॉन H4 का स्ट्रक्चर है। तो इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो एटम्स के बीच में होती है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए और हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन तो होगा ही, है ना। तो इसमें HF है जो वो सबसे सूट अच्छा, सबसे फिट बैठता है HF, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है ड्यू टू उनके स्ट्रक्चर, जो उनका साइज़ है वो सब चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेवरेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा पाता है। तो HF है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, तो इसका आंसर होगा HF। H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। HCl में नहीं होती, लेकिन HCl में क्यों नहीं होती, क्योंकि जो Cl का साइज़ है वो सूट नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हालांकि उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड के रूल्स हैं उस पर HCl खरा नहीं उतरता, इसकी वजह से HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, इन सॉलिड लेटिस एनर्जी इंक्रीजेस इफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई भी सॉलिड है तो उसकी लेटिस एनर्जी बढ़ेगी अगर, लेटिस एनर्जी कब बढ़ेगी, जब उसका आयनिक रेडियाई स्मॉल होगा। आयनिक रेडियाई अगर कम होगा तो लेटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझ लीजिए, एक चौक का बहुत छोटा सा टुकड़ा लीजिए, अगर आपको उसे ब्रेक करने के लिए बोला जाए तो आप उसे इजीली नहीं ब्रेक कर पाएंगे। ये केवल एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड, एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन नहीं है। और अगर उसी चौक के बड़े टुकड़े को अगर आपको तोड़ना हो तो वो आप इजीली ब्रेक कर पाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे आयनिक रेडियाई स्मॉल होता जाता है उसकी लेटिस एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, आयनिक रेडियाई इज स्मॉल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो आयनिक करेक्टर हम फेजान रूल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितना बड़ा कैटायन होगा, जितना छोटा एनायन होगा, उतना आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, और इन सभी में क्लोराइड जो एनायन है वो सेम है क्लोराइड, तो कैटायन पे ही सब कुछ मैटर करेगा। तो कैटायन कौन सा सबसे बड़ा है, सीजियम, सीजियम का साइज सबसे ज़्यादा है, तो जो सीजियम है उसका आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि किस बेसिस पे इसको सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो आप बताएंगे फेजान्स रूल। नेक्स्ट है, NH3 हैज मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 बिकॉज इन NH3। ठीक है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है स्टेटमेंट, लेकिन क्यों होता है उसके पीछे आपको रीजन बताना है। पहला है, N इज sp2 हाइब्रिडाइज, N इज sp3 हाइब्रिडाइज, NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और NH3 कंटेन आयनिक बॉन्डिंग वेयर एज PH3 हैज कोवलेंट बॉन्ड्स। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो NH3 में होती है, PH3 में नहीं होती। और जो ये वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रिस्पॉन्सिबल काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स और उसमें है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स, ये मेल्टिंग पॉइंट कम ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट में बहुत इफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर ए सॉलिड टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट क्या होना चाहिए। देखिए इसका बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी
कोई भी सॉलिड है, अगर उसकी लेटिस एनर्जी कम होगी, ठीक है, और सोल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेटिस एनर्जी का मतलब है जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए जो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, पर मोल के हिसाब से होता है वो सब। मैं मोल वगैरह में नहीं जा रहा अभी, अभी केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो अगर लेटिस एनर्जी कम होगी तो वो इजीली टूट जाएगा। एग्जांपल लेके चलिए, एक चौक का टुकड़ा है वो जल्दी टूटेगा, पत्थर का टुकड़ा जल्दी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो चौक है उसकी लेटिस एनर्जी कम है और जो पत्थर है उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है। उसे तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया लेटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट? अच्छा, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है? टूटने के बाद जब वो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में, तो उस मॉलिक्यूल को इनकैप्सुलेट करना थ्रू, मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इनकैप्सुलेट करता है एटम्स को जो डिजॉल्व हो रहा है सॉलिड। तो अगर वो एनर्जी ज़्यादा है तो भी सॉलिड जल्दी डिजॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सिंपल है, सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लेटिस एनर्जी से। अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो चीज़ सॉल्युबल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम क्लोराइड इज soluble in organic solvents where sodium chloride doesn't because, ठीक है, लिथियम क्लोराइड soluble होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जबकि NaCl नहीं होता है। तो देखिए, पहली बात तो ये, अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble है तो ऑब्वियस उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ही होगा, है ना, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। तो उसमें डिजोल्व होने के लिए तो पहला ऑप्शन इसको सूट करता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इन लिथियम क्लोराइड। ऑब्वियसली लिथियम क्लोराइड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज़्यादा है इन कंपेरेटिव टू सोडियम क्लोराइड। आपको पता है ना, सोडियम क्लोराइड आयनिक फॉर्म में होता है, पानी में बहुत जल्दी डिजोल्व होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड होता है बेसिकली NaCl। इसको हमने 11th-12th में जो सॉलिड स्टेट का नाम का चैप्टर है वहाँ पे भी इसको आयनिक सॉलिड्स में पढ़ा है NaCl को। तो लिथियम क्लोराइड कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है, मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम। तो जो लिथियम होता है वो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सोडियम, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट हैं जो लेस पोलराइजिंग पावर, ये दोनों ही पॉइंट हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि ये सॉल्युबल हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो इसका डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए, वाटर में सॉल्युबल कौन नहीं होगा? वो सॉल्युबल नहीं होगा जो जिसकी सॉल्वेशन एनर्जी या लेटिस एनर्जी, जो भी हमने पहले थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो जो बेरियम सल्फेट होता है इसकी लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वो चीज़ वाटर में सॉल्युबल या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो पाएगी। तो जो बेरियम सल्फेट है वो इसमें वाइट प्रेसिपिटेट ही रहता है, डिजॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। इसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये सॉल्युबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर मॉलिक्यूल आर बाउंडेड इन आइस क्रिस्टल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सिंपल है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें सब में हाइड्रोजन है, H2 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 H2, चारों ही ऑप्शन में देखो H2 है। चेंज कहाँ पे आ रहा है? सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलेनियम, है ना। तो ये चारों का फर्क आ रहा है, ये एक ही सीरीज के हैं, जिसमें आपको पता है कि जो वाटर होता है उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सल्फर की होती है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होता चला जाता है, मतलब जो इंटरेक्शंस की एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है और सबसे ज़्यादा इसमें होती है, बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, डाउन द ग्रुप ये कम होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद रिगार्ड टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। कौन सा इसका आंसर होगा देखते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ एटम इन ईच स्ट्रक्चर मस्ट रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन। आपको गलत स्टेटमेंट बताना थे तो ठीक है। ईच स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सेल शुड ऑल हैव सिमिलर एनर्जी, ये भी ठीक है। मतलब ये तीनों पॉइंट तो होने ही चाहिए। तो ऑब्वियस है एक ही पॉइंट बचा, हम चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी शो रिटर्न दैट लाइक चार्जेस रिसाइड जीरो नेबरिंग एटम। ये जो है ऑप्शन वो करेक्ट नहीं है। पहले तीनों ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर है, मतलब आंसर इन द सेंस कि रॉन्ग ऑप्शन नहीं है। तो पहले तीनों अगर रॉन्ग नहीं है तो ऑब्वियसली जो फोर्थ पॉइंट है वो रॉन्ग होगा। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच कीप द मॉलिक्यूल इन पोजीशन इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कहलाता है द अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को उसकी पोजीशन में मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में रखने में काम आती है, वो होती है वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, सबसे वीक इंटरेक्शन फोर्सेस होती है वंडर वाल, और यही काम आती है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को सजाए रखने के लिए। ये डायपोल मोमेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो जो म्यू होता है वो हो जाए क्यू इंटू में डी। ठीक है, इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, इसका पहला आंसर ही करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। ऑब्वियसली जो CO2 होता है उसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इसका लीनियर साइज होता है। ठीक है, तो कैंसल आउट हो जाता है, वन साइड का जो मोमेंट होता है वो दूसरे साइड की मोमेंट से CO से कैंसल आउट हो जाता है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है मिथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज। अब मिथेनॉल क्यों होता है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ वाटर होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी और इंटरेक्शन से रिलेटेड, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप उठ के आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिथेनॉल और वाटर के बीच में बहुत इजीली होती है, जिसकी वजह से ये हाईली सॉल्युबल होता है। अगला क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ नॉन पोलर कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन इफेक्ट वाज गिवन बाय। देखो, ये फैजान रूल ने दिया था, मैंने शायद सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो डिस्कस किया था स्लाइड में, उसमें भी फैजान रूल की बात की थी। आप फैजान रूल एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके 3-4 पॉइंट होते हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए। थ्योरी में जरूर आपने पढ़ा होगा या बुक्स में देखा होगा, या आपके जो भी टीचर है पढ़ाते हैं उन्होंने जरूर पढ़ाया होगा इस रूल को। तो ये रूल फैजान ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है फैजान रूल। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए CH3Cl, CH3OH, CH3Br, CH3, तो CH3 जो OH है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो CH3OH जो है इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर उसकी होती है जिसका साइज सबसे कम हो या ज़्यादा हो। आप फैजान रूल एक बार पढ़िए और पता लगाइए कि किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम या ज़्यादा होती है। आप कैटायन एनायन के टर्म्स में वहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं कि कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं। ठीक है, फिलहाल जो इसका आंसर है वो है एल्युमिनियम 3+ साइज। इसमें कैटायन का साइज बहुत छोटा है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्पर्सल है +2+। एक तो ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा चार्ज डिस्पर्सल, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। सबसे ज़्यादा ये भी साइज की वजह से होता है। ठीक है, सबसे कम साइज होता है बेरिलियम का, और बेरिलियम सबसे ईजिली जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ईच वाटर मॉलिक्यूल। इसका आंसर है 4। ये भी बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, हम 11th-12th में बहुत पढ़ा है हमने इस बारे में। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल। पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, HCl में। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है HCl के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। आपको बताना है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका है, तो किसका होता है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, HF का। ठीक है, HF का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होता है। अगला है द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट इन वाटर ड्यू टू। ऑब्वियसली हाई लैटिस एनर्जी, ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले एक स्लाइड में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। अब फिर से एक डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। CH2Cl2 CH CL3 CH3Cl CCl4 का तो जीरो होगा, क्योंकि Cl से कैंसिल हो जाएगा। CH3Cl में क्या होगा, एक तरफ 3 C और H के बीच में डायपोल जो भी होगा डायपोल, और एक होगा CCl के बीच में। इसमें थोड़ा सा ही कैंसिल होगा, इसमें ज़्यादा कैंसिल होगा, इसमें 3 Cl है, एक HCl है। ठीक है, तो इसमें तो इससे भी कम होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा ऑप्शन C का CH3Cl। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, ये होती है HF, इसमें HF में स्ट्रॉन्ग होती है ये। नेक्स्ट है कंपाउंड इन विच कोवलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है NH4Cl, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है।
विच इज सॉल्युबल इन वाटर। देखो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये CH2, इसमें OH है। बेसिकली अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर में आराम से डिजोल्व हो जाते हैं, तो इसमें एक ही अल्कोहल दिया हुआ है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। इस पूरे ही चैप्टर से सारे ही क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे वाले क्वेश्चन है, बहुत वीक इंटरेक्शंस ये वो, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। फेजान रूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2-3 पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन साइज फैक्टर यहीं पे डिस्कस हो जाता है। द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखो सबसे स्ट्रॉन्ग तो होता है H2O में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद HF में होता है, फिर CH4 में होगा, ऑब्वियसली पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसी में H2O है ही नहीं सबसे आगे, तो एक ही आंसर हो सकता है इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट लेटिस एनर्जी, किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी है। तो ऑब्वियसली जो लिथियम फ्लोराइड है, इसमें क्या है, लिथियम का साइज स्मॉल होता है, फ्लोरीन का अनायन का साइज भी स्मॉल छोटा है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इसकी लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, SS ऑर्बिटल से, SP ऑर्बिटल से, SSPP SP ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर, यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, SSPP SP ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय, ऑब्वियसली लेटरल ओवरलैपिंग होती है PP ऑर्बिटल की, तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, लेटरल ओवरलैप ऑफ PP ऑर्बिटल। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में नहीं रखा है। ये सब के सब क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। SP ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैज, SP 50-50, इसमें S 50% करेक्टर है, 50P है, तो इसका आंसर P ये हो जाएगा। अगर SP2 में होता तो 33% हो जाता, SP3 में होता तो 25% हो जाता। बहुत सिंपल है, तो कैलकुलेशन करनी होती है सिंपल। नेक्स्ट है इफ द वाटर मॉलिक्यूल इज लीनियर, ऑब्वियसली अगर ये लीनियर हो जाता तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता, ठीक है, ये डायपोल मोमेंट होता है इसका, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट, BF3, ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी कोई क्वेश्चन है, फ्लोरीन इसका आंसर है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। ऑन गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, टेबल से, टेबल वाले पार्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फॉर एलिमेंट विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, आपसे पूछा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, आपको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की, तो 3 में है ये, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, तो ये हट गया, ये हट गया, अब 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद भी सल्फर की ज़्यादा होती है, तो सल्फर तीसरे पॉइंट पे यहाँ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल पॉजेस द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इनमें देखो सेलेनियम ये तो बहुत पीछे वाले हैं, इनका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी सल्फर की, सल्फर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी इन inverse proportion to effective nuclear charge, direct proportional to effective nuclear charge, inverse proportion to square of the effective nuclear charge, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड A+B नेगेटिव, ठीक है, विच कंडीशन इज नॉट फेवरेबल, तो लेटिस एनर्जी अगर उसकी कम होगी तो वो फेवर नहीं करेगी एनी कंपाउंड के बनने में, तो इसमें ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, एनर्जी लेटिस एनर्जी ऑफ AB इज लो, अगर लेटिस एनर्जी AB की लो होगी तो वो नॉट फेवरेबल रहेगी इसके एनी कंपाउंड बनने में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नो, ये तो गलत है, नहीं, एलिमेंट विद हाई इनकरेक्ट पूछा है ना हमसे, एलिमेंट विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज हैव हाई, तो ये पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है। जैसे क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो जो पहला ऑप्शन है वही गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है
तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आगे बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेकंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होती है, एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉर्न हैबर साइकिल, से क्या निकाल सकते हैं हम? द लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3 ये निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम ये भी निकाल सकते हैं, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम ये भी निकाल सकते हैं। तो तीनों ही चीजें हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें कौन सा डिजॉल्व नहीं होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की पावर होगी, या फिर जो पोलर होगा, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होगा। आपको याद होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर कंपाउंड पोलर में डिजॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में होते हैं। तो ये दोनों तो नॉन पोलर हैं, एंथ्रासीन और नेप्थिलीन, एरोमेटिक रिंग्स होती हैं इसके अंदर। तो ये जो शुगर है ये डिजॉल्व नहीं होगा बेंजीन में, क्योंकि ये पोलर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड किस में होता है? NOH, आई थिंक NOH होता है जिसमें कोवलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड होते हैं। यस, NOH इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन क्रिस्टल कोवलेंट मॉलिक्यूलर हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्सेस। ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन शायद पहले भी एक स्लाइड में आ गया है। मेटालिक बॉन्ड डू नॉट हैव, मेटालिक बॉन्ड में क्या नहीं होता? हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड नहीं होते मेटालिक बॉन्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, सारे क्वेश्चन इस स्लाइड के काफ़ी इजी हैं, आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। पार्टिकल्स इन आयनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में सभी फोर्सेस आ जाती है, वन डर वाल एंड डायपोल टाइप। क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल्स को आसपास रखने के लिए यही काम आती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बॉन्ड, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? ये मैंने शायद तीसरी या चौथी स्लाइड में डिस्कशन किया था इसका, वन डर वाल फोर्सेस आर द वीकेस्ट बॉन्ड। इस स्लाइड में इतना ही, धन्यवाद।